नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। हम लोग बात कर रहे हैं डिविडेंड डिसीजन की और डिविडेंड डिसीजन से रिलेटेड 3 वीडियो चैनल पे आ चुकी है, जहां पर लास्ट टाइम हम लोगों ने आपके गोल्डन मॉडल को डिटेल में डिस्कशन किया था। इसने कौन कौन से फॉर्मूले दिए, कैसे उनको इंप्लीमेंट करना है, एक क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम का सही अप्रोच क्या है, इन तमाम मुद्दों पर हम लोग डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। हालांकि मैंने इनिशियल लेवल पे आप सभी को एक बात का क्लैरिटी कर दिया था कि जब भी डिविडेंड डिसीजन की बात आती है या डिविडेंड पॉलिसीज की बात आती है तो आपके सिलेबस के अंदर 3 मॉडल डाले गए हैं। सबसे पहला मॉडल जो हम लोग पढ़ चुके हैं वोल्टर का है, सेकंड मॉडल गॉर्डन का है और थर्ड मॉडल आपकी एमएम अप्रोच है, जो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा। उम्मीद करता हूं आखिरी तक आप सभी जरूर बने रहेंगे और अगर आपको कंटेंट पसंद आता है, वीडियो यूजफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज हम बात करने वाले हैं एमएम अप्रोच को लेकर के। काफी लोग इसको एमएम मॉडल भी बोलते हैं। अब आपकी इच्छा है, आप लोग इसको कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, लेकिन ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है कि कुछ बातें हैं जो आपको एमएम अप्रोच को समझते टाइम जरूर समझनी है। सबसे पहले ये 2 एम है, ये अलग अलग 2 प्रोफेसर है जिन्होंने इस मॉडल पर आर्ग्यूमेंट किया और फाइनली एक रिजल्ट निकाल करके आप सभी को दे दिया। जैसे सबसे पहले आपका जो एम है वो मोदी ग्लानी को रिप्रेजेंट करेगा, एम है आपका मिलेर। ये दोनों ऐसे प्रोफेसर हैं जिन्होंने इस मॉडल को इंट्रोड्यूस किया और मैं कहूं सबसे ज्यादा पॉपुलर अगर कोई मॉडल है वोल्टर और गोल्डन और एमएम के अंदर, तो आप लोग मान के चलिएगा एमएम अप्रोच वन ऑफ द पॉपुलर मॉडल के अंदर इंक्लूड किया जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका कंक्लूजन क्या है, एमएम अप्रोच क्यों इतना पॉपुलर हुआ। यहाँ पे बोला गया कि इन्होंने आर्ग्यू किया कि जो आपका मार्केट प्राइस है किसी भी शेयर का या शेयर इक्विटी शेयर का, वो अफेक्ट होता है बाय द अर्निंग ऑफ द फर्म, इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द पैटर्न ऑफ द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। माने सिंपल सी बात, इन लोगों ने एक रिजल्ट ये निकाला, कंक्लूजन ये दिया कि किसी भी शेयर का मार्केट प्राइस इस चीज से अफेक्ट नहीं होता कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो इस चीज से इफेक्ट होएगा कि आपका जो फर्म है उसकी अर्निंग क्या है। माने सिंपल आप लोग कह सकते हैं मार्केट प्राइस ऑफ ए शेयर इज अफेक्टेड बाय द अर्निंग ऑफ द फर्म, नॉट द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज अ मेन कंक्लूजन, जिसकी वजह से ये काफी पॉपुलर हुआ। एक बात तो ये आपको ख्याल में रखनी, क्लियर, तो आपको समझ में आ गया होगा एमएम 2 अलग-अलग प्रोफेसर है जिन्होंने एक साथ आर्गुमेंट करके एक रिजल्ट तक पहुंचे और क्यों ये मॉडल पॉपुलर हुआ उसका कारण मैं बता चुका हूं। अब हम समझेंगे, जब भी एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देता है और कहता है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर ये फलानी चीज आपको फाइंड आउट करनी है, लेकिन आपको एमएम अप्रोच का इस्तेमाल करना है, तो किस तरीके के फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पे अंडरस्टैंड करने वाले हैं। तो देखिए फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है। अगर एमएम अप्रोच के फॉर्मूले की मैं बात करता हूं तो फॉर्मूला कहता है आपको पी नोट निकालना है, जहां पर आपको सबसे पहले डिविडेंड 1 प्लस में आप लोग कहेंगे P1 को ऐड कर देना है, नीचे आपको डिवाइड कर देना है 1 प्लस में KE से। बहुत बेसिक फॉर्मूला है, हालांकि जो बच्चे रेगुलर हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं उन सभी को अंदाजा लग गया होगा। काफी ऐसी टर्म्स है जिनका इस्तेमाल हम लोग अपनी वीडियोस के अंदर कर चुके हैं। जैसे आप लोग ध्यान से समझिएगा, अगर आपसे पूछा जाए P0, P0 का मतलब क्या होता है, आपकी प्रेजेंट वैल्यू है, याद रखिएगा क्या है ये, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ शेयर, क्लियर है। मार्केट प्राइस भी बोल सकते हो आप लोग, या फिर आप लोग कहेंगे आपके शेयर की प्रेजेंट वैल्यू पी नोट से रिप्रेजेंट की गई है और जो के ई है उसको किससे रिप्रेजेंट किया गया है, दिस इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर। इसको याद रखिएगा, आपके इक्विटी शेयर की जो कॉस्ट है उसको किससे रिप्रेजेंट किया गया है, आपके के ई से रिप्रेजेंट किया गया है। अब यहाँ पे बात आती है D1 की और यहाँ पे बात आती है P1 की। आपको समझना क्या है, देखिए दोनों के आगे 1 लगा हुआ है। डी का मतलब हम लोग समझ चुके हैं डिविडेंट है, लेकिन ये एक्सपेक्टेड डिविडेंट है एट द एंड ऑफ द ईयर 1, माने पहले साल के एंड में जो आप लोग डिविडेंट एक्सपेक्ट करते हो, दैट इज दिस। माने आप लोग क्या कह सकते हैं, D1 का मतलब क्या है, दिस इज द एक्सपेक्टेड डिविडेंट। इसको क्या कहेंगे हम लोग, एक्सपेक्टेड डिविडेंट एट द एंड ऑफ द ईयर। क्या कहेंगे, एट द एंड ऑफ ईयर 1। अच्छा यहाँ पे याद रखिएगा पहली साल की बात हो रही है, तो आपका P1 क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा आपका मार्केट प्रेजेंट या मार्केट प्राइस। आप लोग कहेंगे क्या कहेंगे, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। हम लोग क्या कहेंगे,
मार्केट प्राइस ऑफ शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर फर्स्ट, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे एट द एंड ऑफ ईयर फर्स्ट। मैं यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ y1। क्लियर है, आप लोग समझ जाइएगा। तो बहुत बेसिक फॉर्मूला है, फॉर्मूले के अंदर आपको एज सच एज कोई ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपको सिर्फ सिंपल समझना है। अगर आप लोग पी नोट निकालना चाहते हैं यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ शेयर निकालना चाहते हैं तो आप d1 प्लस में p1 अपॉन में 1 प्लस में के ई करेंगे। क्लियर है। कई बार वैल्यूएशन ऑफ फर्म से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाता है, जिस केस में आपको आउटस्टैंडिंग शेयर गिवन होंगे और आपसे पूछेगा कि हमें इतने इतने फंड की जरूरत है, आप लोग बताइए हमें कितने एग्जैक्टली न्यू शेयर इशू करने पड़ेंगे। उस केस में हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। माने एमएम अप्रोच के अंदर दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो आपसे पी नोट की वैल्यू निकलवाएगा, माने प्रेजेंट वैल्यू, या फिर आप लोग कह सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ शेयर आपसे पूछा जा सकता है, या दूसरी चीज आपसे क्या पूछी जा सकती है, न्यू शेयर कितने इशू करने पड़ेंगे ऑन द बेसिस ऑन द बिहाफ ऑफ द आउटस्टैंडिंग शेयर से। तो मैं मान लेता हूं उसकी वैल्यू कितनी है m है। तो आपको याद रखना एक फॉर्मूला m p1 इज इक्वल टू द i माइनस में e माइनस में n d1। अब काफी चीजें सेम है, बस i का मतलब होता है टोटल इन्वेस्टमेंट टू बी मेड एट द एंड ऑफ द ईयर फर्स्ट, पहले साल की एंड तक आप लोगों ने जो टोटल इन्वेस्टमेंट किया है वो क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, मैं अभी आपको समझाऊंगा। और ई का मतलब होता है प्रॉफिट या टोटल अर्निंग। देखिए आप लोग इसको टोटल अर्निंग भी देते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे, कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है टोटल अर्निंग लिखा होता है, तो डोंट बी कंफ्यूज। और एन का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग शेयर। ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन के अंदर माय डियर फ्रेंड्स गिवन होती है। अभी जब मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा ना तो आपको बेटर क्लैरिटी होगा। क्लियर, तो आपको ये समझना है। अब यहाँ पे समझिएगा, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, दो केस लेके चलेंगे। जब भी आप लोग एमएम अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं तो एमएम अप्रोच को अप्लाई करते टाइम हमारे पास दो केस बनेंगे। एक तो क्या होगा, डिविडेंड की वैल्यू डिसाइड होगी, ठीक है ना, डिविडेंड इज पेड। आप लोग क्या कहेंगे, डिविडेंड क्या हो चुका है, पे हो चुका है। दूसरा केस क्या बनेगा, डिविडेंड इज नॉट पेड। याद रखना आप लोग क्या लिखेंगे, सीधा मैं लिख देता हूं डिविडेंड इज नॉट पेड। तो याद रखिएगा जब भी डिविडेंड इज नॉट पेड का केस लेके चलेंगे ना तो आपका D1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पे अगर आपने पे कर दिया तो जो D1 का वैल्यू जो लेटर से 2 रुपए डिसाइड हुआ है तो आप लोग क्या ले लेंगे, D1 का वैल्यू 2 रुपए ले लेंगे। हालांकि अभी प्रैक्टिकल अप्रोच जब हम लोग करेंगे तो चीजें आपको बेटर वे में समझ में आएंगी। तो आई होप कि एमएम अप्रोच की पूरी कहानी आपको समझ में आई होगी। ये वाला फॉर्मूला आपको जरूर जरूर अपने जहन में डाल लेना है। इससे पहले अगर आपको याद हो तो गोल्डन के मॉडल के अंदर मैंने क्या पढ़ाया था, आपको मार्केट प्राइस निकालना है यानी कि पी निकालना है, ठीक है, मार्केट प्राइस ऑफ ए शेयर निकालना है। तो वहां पे हम लोगों ने एक बहुत बेसिक फॉर्मूला कैलकुलेट किया था। हम लोगों ने कहा था कि ई को मल्टीप्लाई करा देना है 1 माइनस बी से। नीचे आपने क्या किया था, आपने किया था कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, उसके अंदर से आप लोग या तो बी आर को माइनस करा दीजिए या कई कई किताबों में इसको जी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि 1 माइनस में बी और ये कितना आ जाएगा के ई और माइनस में कितना हो जाता है जी। और इसकी कंडीशन भी थी, कंडीशन क्या थी कि जो आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर मस्ट बी ग्रेटर देन किससे होना चाहिए, जी से होना चाहिए। क्लियर, क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये हमें इस्तेमाल करना पड़ सकता है। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, कनेक्टेड क्वेश्चन दे देता है। क्लियर, उस केस में हमें चीजों को थोड़ा सा सोच के समझ के चलना पड़ता है, ठीक है। तो आई होप कि एमएम अप्रोच का सवाल आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ताकि चीजें आपको अच्छे से बेटर वे में समझ में आ सके। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, आपका टेक्सट्रोल लिमिटेड है जिसके पास 80,000 शेयर है आउटस्टैंडिंग। क्लियर है, आउटस्टैंडिंग शेयर का मतलब क्या था, मैंने कितने से रिप्रेजेंट किया था, आपका एन से रिप्रेजेंट किया था। तो आपके पास आउटस्टैंडिंग शेयर कितना है, एन है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था ना, आउटस्टैंडिंग के शेयर कितना है, आपका एन है। आगे देखिए, द करंट मार्केट प्राइस ऑफ दिस शेयर इज 15 रुपए। करंट मार्केट प्राइस को अभी अभी बताया मैंने, P0 से लिखेंगे कितना है, ₹15 गिवन है। ओके, आगे क्या दिया हुआ है, द कंपनी एक्सपेक्टेड ए नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का मतलब मैंने बताया था ई की वैल्यू होगी, नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, आपका 4 लाख दिया हुआ है। तो यहाँ पे कितना ले लेंगे, 4 लाख ले लेंगे। ड्यूरिंग द एंड एंड बिलिंग टू रिस्क कैन आ गया क्या, एस्टिमेटेड टू बी 20%। ये जो है ना आपका 20%, दिस इज कॉल्ड द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। 20% है, 20% का मतलब क्या हो जाएगा, आप लोग 0.2 भी कह सकते हैं इसको। क्लियर है, आप 100 से डिवाइड कर देंगे। आगे क्या दिया हुआ है, डिविडेंड। अब यहाँ पे देखिए, कंपनीज कंसीडर डिविडेंड ₹2
पर शेयर फॉर द करंट ईयर, यानी कि आप लोग डिविडेंड कितना डिसाइड करना चाहते हैं, D1 की वैल्यू कितनी डिसाइड करना चाहते हैं, आप लोग 2 रुपए डिसाइड करना चाहते हैं। अब यहाँ पे दो सिचुएशन बन सकती है, अगर आपने पे कर दिया तो आपकी D1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपकी 2 रुपए हो जाएगी। अगर आपने नोट पेड किया है, माने पैसा पे नहीं किया है, उस केस में आपकी D1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा, 0 हो जाएगी। बस इस बात को आपको ख्याल में रखना है। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ ए शेयर, क्या पूछा गया है, प्राइस ऑफ शेयर आपको निकालना है एट द एंड। एंड का मतलब आप लोग क्या निकालेंगे, P1 की वैल्यू निकालेंगे इफ द डिविडेंड इज पेड। देखिए क्वेश्चन में आ गया ना, डिविडेंड इज पेड एंड डिविडेंड इज नॉट पेड। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं, अगर आपने डिविडेंड पे किया है तो उस केस में क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जाएगा। देखिए अगर आपने डिविडेंड क्या किया है, पे किया है, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं ताकि चीज आपको बेटर वे में समझ में आए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर MM अप्रोच का मैं इस्तेमाल करता हूं, MM अप्रोच वाला फॉर्मूला यूज करता हूं, तो क्या कहता है MM अप्रोच का फॉर्मूला, P0 इज इक्वल टू द D1 प्लस में आपको रखना है P1 अपॉन में 1 प्लस में कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। यही आपका फॉर्मूला होता है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे P0 की वैल्यू आपकी कितनी है, 15 रुपए है, तो यहाँ पे कितना पुट कर देंगे, 15 पुट कर देंगे। डिविडेंड अगर आपने पहला केस है पे कर दिया, पे कितना किया है, 2 रुपए पे किया है, आपको P1 की वैल्यू निकालनी है। 1 प्लस में कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कितना दिया हुआ है, 20% है, माने 0.2 है। क्लियर, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर है आपका 2 प्लस में P1 आ गया, नीचे कितना दिया हुआ है आपका 1.2 आ जाएगा टोटल। ठीक है, इसको इधर ले आएंगे, यानी कि 15 मल्टीप्लाई में कितना हो गया 1.2 इज इक्वल टू द 2 प्लस में P1, प्लस वाली डिजिट इधर आएगी तो माइनस हो जाएगी। माने आप लोग क्या कह सकते हैं, P1 इज इक्वल टू द 15 मल्टीप्लाई, देखिए 15 मल्टीप्लाई में 12, इसको डिवाइड कर देता हूं, 10 से पॉइंट हटा देता हूं और ये 2 आ जाएगा इधर नेगेटिव। क्लियर है, बस इसको आपको क्या करना है, सोल्व करना है, यानी कि 15 को आपको मल्टीप्लाई करना है 12 से, डिवाइड कर देना 10 से, ये आएगा 18 माइनस 2, माने आप लोग क्या कहेंगे, 18 माइनस 2 बराबर है 6। तो माने आपकी प्राइस कितनी आ गई, 6 रुपए आ गई है। ये पहला केस था, आपने डिविडेंड इज पेड, आप लोग कौन सा केस लेके चले हैं, आप लोगों ने क्या किया है, डिविडेंड को पे कर दिया है। ठीक है, अगर आपका डिविडेंड पे नहीं है तो आप लोग D1 की वैल्यू कितनी ले लेंगे, 0 ले लेंगे। माने आप लोग क्या कह सकते हैं, P0 इज इक्वल टू द D1 प्लस में P1 अपॉन में 1 प्लस में कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। अब P0 की वैल्यू तो 15 है, डिविडेंड आपका 0 हो जाएगा, प्लस में P1, और ये तो आपका बन ही रहा था 1.2। क्लियर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या कहेंगे, P1 इज इक्वल टू द 15 मल्टीप्लाई बाय 1.2। क्लियर है, इसको क्या लिखा जा सकता है, P1 इज इक्वल टू द 15 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन में कितना हो जाएगा 10, 15 12 180 डिवाइडेड बाय कितना होगा 10, ये 0 हो जाएगा, तो P1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी। क्लियर, तो ये आपको बात समझ में आई होगी कि किस तरीके से MM अप्रोच का अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो क्वेश्चन को टैकल किया जा सकता है। बेसिक फॉर्मूला है जो अभी अभी बताया ना, बेसिक फॉर्मूला यही है, बस आपको ये समझ में आना चाहिए। यहाँ पे जो आप लोग एब्रिविएशन यूज करते हैं, सिंबल्स यूज करते हैं, उन सिंबल का मीनिंग क्या होता है। यहाँ पे एक और पार्ट दिया हुआ है, हाउ मेनी न्यू शेयर्स, आप लोगों को पूछा गया है कितने न्यू शेयर्स हमें एक तरीके से इशू करने पड़ेंगे ताकि हम इन्वेस्टमेंट कितने की कर दे, 60,000 की कर दे। मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, इन्वेस्टमेंट को 60,000 की जगह थोड़ा सा क्लियर करते हैं। मैं मान लेता हूँ 6 लाख की इन्वेस्टमेंट, एक 0 मिस हो गया है यहाँ पे। इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है, 6 लाख की करनी है। हमें नए शेयर कितने इशू करने पड़ेंगे, मैंने मान लिया M शेयर हमें क्या करने पड़ेंगे, इशू करने पड़ेंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था हमारे पास MP1 इज इक्वल टू द I माइनस में E माइनस में N इंटू में D1। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहीं पे ये फॉर्मूला हमें क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है MP1 इज इक्वल टू द, आपको किसके इक्वल रखना है, MP1 को आपको I माइनस में E, ध्यान रखिएगा क्या करना है, I माइनस में, यानी कि इन्वेस्टमेंट माइनस में आप लोगों को क्या करना है, E का मतलब क्या होता है, अर्निंग, N इंटू में कितना करना होता है, D1 करना होता है। क्लियर, अब यहाँ पे M मतलब कितने शेयर आपको इशू करने हैं, और P1 की वैल्यू अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, P1 की वैल्यू आपको फाइंड, P1 की वैल्यू मतलब मार्केट प्राइस कितना आया था आपका, मार्केट प्राइस अगर आपने डिविडेंड पे कर दिया है तो आपका मार्केट प्राइस आया था डिविडेंड पेड के केस में आपका 6 रुपए, कितना आया था, सॉरी 16 रुपए, 6 नहीं है, ये थोड़ा करेक्ट करना भाई, 18 में से 2 जाएंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। ठीक है, तो P1 की वैल्यू कितनी है, 16। देखिए ये हम लोग निकाल चुके हैं, जब आपने डिविडेंड पे किया तो 16 आया P1 का वैल्यू, अगर पे नहीं करते हैं तो 18 आएगा। हमें कौन सा लेके चलना है, डिविडेंड पे कर दिया, डिविडेंड पे कर दिया तो P1 की वैल्यू कितनी है, 16 है, तो डिविडेंड पे कर दिया है तो यहाँ पे आप लोग कितना लेके चलेंगे, 16 लेके चलेंगे। इन्वेस्टमेंट कितने का है, 6 लाख रुपए का है, ओके 6 लाख हो गया, माइनस में आपको प्रॉफिट कितने का
था। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, प्रॉफिट अगर आप लोग देखेंगे 4 लाख रुपए है। तो यहाँ पे अगर आप अर्निंग की बात करें, प्रॉफिट की बात करें, कुछ भी कह दीजिए, कितना दिया हुआ है आपका 4 लाख दिया हुआ है। एन का मतलब डिविडेंड की जो वैल्यू है, सॉरी एन का मतलब नंबर ऑफ शेयर्स, यहाँ पे हम लोगों ने शुरू में लिख दिया था 80,000 है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो है कितने हैं आपके 80,000 है। और डिविडेंड अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कितना है, 2 रुपए पर शेयर है। तो यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बार फटाफट से इसको सोल्व कर लेते हैं। m मल्टीप्लाई बाय 16 इज इक्वल टू द 6 लाख। ये तो आपका कितना हो गया 6 लाख, इसके अंदर से माइनस करना है हमें, कितना आ जाएगा। अब एक बार थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 8 दूनी 16, ठीक है। 4 लाख का अमाउंट है आपके पास, माइनस करना है हमें 80,000, मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा आपका 2, कितना आ जाएगा आपका करीब करीब, नहीं गड़बड़ है कुछ, 80,000। अगर आप लोग देखेंगे तो देखिए आ गया आपका 4 लाख। 4 लाख के अंदर से अगर आप लोग माइनस करते हैं 8 दूनी 16, 1,60,000 हो जाएगा। क्लियर है, आपका कितना बच जाएगा 1,60,000। यहाँ पे अमाउंट कितना दिया हुआ है, 6 लाख दिया हुआ है। माइनस करना है हमें, क्या लेके चलना है, हमें 4 लाख लेके चलना है। इसके अंदर से माइनस कर देना है 1,60,000 को, तो कितना बचेगा 2,40,000 बचेगा, ठीक है। कितना आ गया आपका 2,40,000। माइनस कर दीजिए 6 लाख के अंदर से, अगर इसके अंदर से मैं कितना माइनस करता हूं आपका 6 लाख, तो कितना बनेगा 3,60,000 बन जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया 3,60,000। और यहाँ पे कितना है m मल्टीप्लाई बाय 16, मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, m इज इक्वल टू द 3,60,000। और इसको डिवाइड कर देना है हमें कितने से, 16 से। अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ 3,60,000 को कितने से, 16 से, तो हमें करीब करीब 22,500 कितना बनेगा 22,500। तो कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे इतने फंड के लिए, हमें 22,500। क्लियर है, सारी कैलकुलेशन आपको समझ में आनी चाहिए। कितने फंड इशू कर रहे, कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे हमें 22,500। क्लियर, तो फॉर्मूला कौन सा लगाया इस पर भी फोकस कीजिएगा। जब भी आउटस्टैंडिंग शेयर्स गिवन थे ना, वो इसी पर्पस के लिए गिवन थे। और ध्यान रखिएगा, मान लीजिए क्वेश्चन में अगर यहाँ पे सेम क्वेश्चन है लेकिन हमें लेना है डिविडेंड इज नॉट पेड, आप लोग क्या लेके चलेंगे, डिविडेंड इज नॉट पेड। यहाँ पे तो पेड किया था, तो P1 की वैल्यू 16 निकाल रखी थी। अगर डिविडेंड इज नॉट पेड तो P1 की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, 18 लेनी पड़ेगी। माने आप लोग ये कह सकते हैं, अगर आप लोग नोट पेड वाला केस लेके चलते हैं ना, कि आपने पे नहीं किया है, नोट पेड के केस में आपकी P1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18। माने जो आपने यहाँ पे 16 से डिवाइड किया है ना, ये हो जाएगा 18। माने m मल्टीप्लाई बाय 18 इज इक्वल टू द 3,60,000। क्लियर है। और अगर आप लोग यहाँ पे m की वैल्यू निकाल लेते हैं 3,60,000 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 18। अगर आप लोग अब कैलकुलेट करते हैं 3,60,000 को, अगर मैं क्या करता हूं डिवाइड करता हूं 18 से, तो ये आता है 20,000 शेयर्स। माने आप लोग क्या कहेंगे 20,000 शेयर आपको क्या करने पड़ेंगे, इशू करने पड़ेंगे। क्लियर, देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपने डिविडेंड पे किया है नहीं किया है, दोनों केसेस यहाँ पे इंक्लूड करके चलने पड़ेंगे। तो बहुत बेसिक कैलकुलेशन है, बेसिक फॉर्मूला है। अगर आप लोग MM अप्रोच के मॉडल को यूज करते हैं तो आप लोग फाइनल रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। फाइनल कंक्लूजन क्या है, फाइनल कंक्लूजन यही है माय डियर फ्रेंड्स, कि जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो इस चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ा, इस चैप्टर के अंदर हमने 3 चीजें पढ़ी है। 3 चीजें माने 3 हम लोगों ने अलग अलग मॉडल पढ़े हैं। मैं इसको इसी के नीचे लिख देता हूं, आप लोग समझिएगा। हम लोगों ने 3 मॉडल पढ़े हैं। 3 मॉडल कौन से पढ़े हैं, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, आपका चैप्टर क्या है, आपका चैप्टर है डिविडेंड डिसीजन। क्लियर है, आपका क्या है, डिविडेंड डिसीजन। ये चैप्टर हम लोगों ने शुरू किया है और इसके अंदर हम लोगों ने काफी चीजें देखी कि कैसे कैसे कैलकुलेट करनी है। सबसे पहला मेथड आपके पास कौन सा था, सबसे पहला मेथड था हमारे पास वोल्टर मॉडल। ठीक है, उसकी अजम्पशन आपको याद रखनी है। वोल्टर्स मॉडल के अकॉर्डिंग हमने P निकालना सीखा। P की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली थी, अगर आपको याद हो तो वोल्टर मॉडल के अंदर डिविडेंड का फॉर्मूला यूज किया था। डिविडेंड अपॉन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी, R डिवाइडेड बाय में क्या आ जाएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी, मल्टीप्लाई में E माइनस में D, और डिवाइड में क्या था बच्चा आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी था। ये फॉर्मूला किसका था, ये वोल्टर मॉडल के अकॉर्डिंग था। क्लियर है, और यहाँ से कुछ रिजल्ट्स भी मैंने आपको बताए थे। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो, कि आपको ध्यान रखना है, अगर आपका R बड़ा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, R अगर आपका छोटा
छोटा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, आर अगर आपका इक्वल है कॉस्ट ऑफ इक्विटी के, अगर आपका आर बड़ा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से तो हम लोग क्या करते थे 100% रिटेंशन करते थे, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपका आर छोटा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से तो हम लोग क्या करते थे 100% पे आउट करते थे। और मैंने बताया था अगर आपका दोनों इक्वल हैं तो सिचुएशन कैसी हो जाती थी आपकी इररेलीवेंट हो जाती थी। क्लियर है। तो ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। ये आपका पहला मॉडल था। दूसरा मॉडल हम लोगों ने कौन सा था आपका, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, अभी अभी लिखा था ना आपका, क्या था नाम, दिमाग से निकल गया यार, क्या बोलते हैं आप उसको, हाँ गोल्डन मॉडल, क्या बोलते हैं आप लोग इसको, गोल्डन मॉडल। तो दूसरा मॉडल कौन सा है आपका, गोल्डन मॉडल। तो याद रखिएगा दूसरा मॉडल कौन सा है आपका, गोल्डन मॉडल है, जिसका अकॉर्डिंग पी की वैल्यू आपको निकालनी थी। पी की वैल्यू के अंदर हमने क्या किया था, ई मल्टीप्लाई में 1 माइनस में बी और अपॉन में कितना आ गया था आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर माइनस में बी आर बोल दीजिए, जी बोल दीजिए। मैं सारी बातें पढ़ा चुका हूं आपको, क्लियर है। और तीसरा मॉडल अभी आपने क्या पढ़ा, तीसरा मॉडल आप लोगों ने एमएम अप्रोच पढ़ी है, जहां पर हम लोगों ने बात की पी जीरो इज इक्वल टू द डी1 प्लस में पी1 अपॉन में कितना आ जाएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस में कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। सिंपल। इन तीनों के बिहा पे आप लोगों ने कैलकुलेशन करना सीखा। बस यही है आपके चैप्टर का कंक्लूजन। इन तीनों के ऊपर आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए अजम्पशन भी पूछी जा सकती हैं आपसे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा क्योंकि आप लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, ठीक है। तो यहां पर आकर के माय डियर फ्रेंड्स आपका ये चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। माने जो अभी अभी हमने पढ़ा कौन सा चैप्टर आपका, ये वाला चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, डिविडेंड डिसीजन या डिविडेंड पॉलिसीज के नाम से भी जानते हैं। उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आई होंगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, कैसा लगा सेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, कीप